नमस्कार साथियों, जैसा कि दीपोत्सव का अवसर है तो ऐसे में गिफ्ट की बात करना भी स्वाभाविक है। इस अवसर पर ज्ञान से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं लगता। आप में से कई सारे लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो गिफ्ट स्वरूप मैं अपना अनुभव साझा करता हूं, जो कि अवश्य ही आपके लिए लाभान्वित करने वाला सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं क्या करना और क्या याद रखना चाहिए जिससे कि हम लाभान्वित हो सके। यहां पर मैं कुछ सवाल पढ़ता हूं और जल्दी से उनको कैसे कर सकते हैं इस बारे में बताने की कोशिश करता हूं। जैसा कि एक सवाल है, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी? इसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं हमें: 82,610, 80,530, 79,460 और 80,000। देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए, और इसके लिए जो हमारी स्टैंडर्ड बुकिश नॉलेज है उससे हटके हमको आना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको बता ही देता हूं। हमेशा याद रखना कि जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन, वो 100% होता है, 100% होता है। तो जितनी मूलधन की राशि होती है, स्टेट वे उसके आगे से 2 जीरो हटा देंगे तो आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें या साधारण ब्याज निकालें, तो ब्याज की गणना अगर हम साधारण ब्याज की तौर पर करें तब तो जो 1 साल का ब्याज है उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके फटाफट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर चक्रवृद्धि की ब्याज की बात करते हैं तो वहां पर पहले साल पर तो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन कालांतर यानी बाद में आने वाले सालों पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहां पर आपको याद रखने वाली बात है कि 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। 15.7625 को याद रखना है, और इसको याद रख लेंगे तो आपका चक्रवृद्धि सवाल कभी गलत होगा नहीं, तुरंत हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक जल्दी से टेबल बना लें जिसमें पहला साल लिखें, नीचे दूसरा साल लिखें और उसके नीचे तीसरा साल लिखें। उसके अगले वाले कॉलम में ब्याज लिखें। तो ब्याज में तो ब्याज की जो दर है तीनों में 5% ही लिखेंगे। उसके बाद एक अगला कॉलम बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज पहले साल तो लगना नहीं है, वो तो जीरो रहना है। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि 5% का 5% होने से कितना हो जाएगा, 0.25% ऐड हो जाएगा उसमें। और तीसरे साल में क्या होगा कि जो हमारा पहले साल का 5% और दूसरे साल का 5% और उसमें 0.25 बढ़ गया था, तो 5.25% मिला के 10% हो गया। तो तीसरे साल में आपको 5% के साथ में 10% का 5% भी ऐड करना है। ठीक है, ये टेबल बना लेंगे, और ये टेबल बना के जब आप ये निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों साल में समय तो एक साल के हिसाब से ही आ रहा है, इसीलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू की चिंता नहीं करनी है। और आप देख लेंगे कि ये जोड़ने पर 15.7625% ही आता है।
15.7625 को 80,000 से गुणा करते ही 12,610 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, जिसको मूलधन 80,000 में जोड़ने पर 92,610 रुपये मिश्रधन बन जाता है। इस प्रकार मूलधन 80,000 ही सही होगा। 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है फिगर में? 15.7625। Will you remember? I hope you will remember. This will be very beneficial for you. अगला सवाल एक साधारण ब्याज का भी बताई दे रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट का। वो इस प्रकार है, एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा करता है। 2 वर्षों के अंत में उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 9,600, 9,200, 9,800, 9,760। इस सवाल को करने के लिए साधारण ब्याज का सवाल है तो 10% के हिसाब से 2 साल का 20% हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मिश्रधन से पहले आने वाला जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन जिसे बोलते हैं, वो हमेशा ही 100% होता है। तो यहां पर आपको 1% की वैल्यू कितनी मिल गई? 80 रुपए। 80 को जब आप 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,600 रुपए हो जाएगा। 1,600 को 8,000 के साथ जोड़ेंगे तो 9,600 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से इस सवाल को ऐसे जल्दी से कर लेंगे। आइए एक सवाल वर्क एंड टाइम का बता देता हूं। जैसा कि यहां पर कहा गया 50 लोग एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 100 लोग जिनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दोगुनी है इसी कार्य को कर सकते हैं? ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज याद रखनी है। एक हमारा फॉर्मूला होता है M1 D1 E1 H1 इक्वल टू M2 D2 E2 H2। ये याद रखने से आपका सवाल तुरंत हो जाएगा वैल्यू पुट करते ही। M1 का मतलब होता है लोगों की संख्या, D1 का मतलब होता है दिनों की संख्या, E1 का मतलब पहले केस में एफिशिएंसी और H का मतलब घंटे होते हैं। जो चीज आपको दी हुई है वही रखना है, जो नहीं दी हुई है उसको छोड़ देना है। तो ऐसा रखते ही दूसरी तरफ भी हम वही वैल्यू रखेंगे। तो दूसरी तरफ जब एफिशिएंसी की वैल्यू दोगुनी कही गई, ट्वाइस कही गई है, तो 2 गुना रखेंगे आप, और ऐसा करके कैलकुलेशन करते ही आंसर आपको 10 दिन मिल जाएगा। ठीक है। एक सवाल एवरेज का बताता हूं जो कि अक्सर ही परीक्षा में आता है और हम लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सवाल इस प्रकार से है, द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 40 kg. Later it was found that the weight of one of the student was calculated as 36, whereas his actual weight was 33 kg. What is the actual average weight of the student in the class? इसमें यह कहा गया है कि एक क्लास के 60 विद्यार्थियों का एवरेज वजन 40 किलोग्राम था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का वजन 36 किलोग्राम गणना कर लिया गया है, जबकि वास्तविक वजन 33 किलोग्राम था। तो आपको ये पूछा गया है कि जो वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर वास्तविक एवरेज कितना आएगा। तो देखिए यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 36 ऐड कर लिया गया, जबकि एक्चुअल कितना है 33। 36 और 33 का अंतर कितना आता है 3 kg। तो 3 kg अंतर जो आया है वो आपको ज्यादा जुड़ गया तो उसे घटाना होगा। तो जब घटाने का मतलब क्या है, 3 किलो को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.05 जो वैल्यू आएगी उसको एवरेज में से घटा देना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 39.95 kg एवरेज वेट। ओके, एक सवाल आपको परसेंटेज का बता देता हूं, जिसे आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस का भी कह सकते हैं, लाभ हानि का। तो इसमें क्या है, ये कहा गया है कि एक फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहकों से जो खरीद भाव है उससे 28% 28% ज्यादा पर सामान बेचता है। तो वो अपने कस्टमर से 23,680 रुपए एक डाइनिंग टेबल सेट के लेता है। तो पूछा जा रहा है कि जो डाइनिंग टेबल सेट है उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। ऐसे सवालों में आपको ये याद रखना है
कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा ही 100% होता है और 100% से जब वो 28% ज्यादा पर बेच रहा है तो इसका मतलब उसने जो ग्राहक से दाम लिए हैं वो कितने लिए हैं? 128%, 128%। 128% कितने के बराबर हो गया? 23,680 रुपए के बराबर हो गया। तो इससे आपको कैलकुलेशन करते ही 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि मिल जाएगी 18,500 रुपए। ओके, और अब मैं आपको एक सवाल आयु का बता देता हूं, एजेस से संबंधित, आयु से संबंधित। वो इस प्रकार है, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 30-5, 30-10, 40-5, 40-10। आयु से संबंधित सवालों को करने के लिए हमेशा याद रखिए, भोलेनाथ के माथे पर बने हुए त्रिपुंड को, त्रिपुंड में आपने देखा है कि 3 क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उनको हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आयु का सवाल आए। याद रखिए, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो हमारी क्या दर्शाती है? पहले की एज। और जो बीच वाली होती है वो वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। और सबसे नीचे वाली क्या दर्शाती है? आगे की आयु, यानी फ्यूचर एज। तो इस सवाल में आपसे कितनी आसानी से उन्होंने सारी चीजें कह दी हैं। अब से 5 वर्ष बाद, और दूसरी बार क्या है? अब से 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो जो हमारी वर्तमान उम्र वाली लाइन होती है उसे हम 0-0 मानकर चलते हैं। तो 0 से 5 पहले गए और 5 बाद में आ गए। तो कितने गए हम? 5 और 5 10। तो आपको जो दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन तुरंत उठा लीजिए और उसमें देखिए कि क्या कहीं पर 10 है। तो 10 2 में है। उसको देखते ही आप देख लीजिए कि जो कंडीशन उसने बताई थी, ये जो एज आपको दिखाई जा रही है, ये वर्तमान एज है। तो इनमें से अगर आप 5 साल पहले की लेके चलेंगे तो 5 साल घटाना होगा, और अगर 5 साल आगे की लेंगे तो 5 साल जोड़ना होगा। ठीक है, तो मैं 40 और 10 वाला ऑप्शन अगर उठाता हूं तो 5 साल पहले की उम्र कितनी हो जाएगी? 35 और 5 हो जाएगी। और वही उसने कहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। तो 5 सत्ते 35 बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, 40 और 10 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे सवालों में ज्यादा समय व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है। वह जो भोलेनाथ का मैंने त्रिपुंड बताया उसे याद रखिए और उसी के आधार पर इसे कर दीजिए। वैसे तो इस प्रकार के सवालों को हम लिनियर इक्वेशन के आधार पर करते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम इसे ही ध्यान में रखते हैं और जल्दी से करते हैं। ठीक है, एक सवाल जल्दी से, स्पीड एंड टाइम के चैप्टर में से ट्रेन से संबंधित है, जिसे बता देता हूं। तो ट्रेन के सवालों में कुछ चीजें हैं जो कि हमेशा हमें दिमाग में रखनी चाहिए। देखिए, ट्रेन की गति यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे वाले को 5/18 से गुणा कर लेना है। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड वाली को 18/5 से गुणा कर लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं
3600 सेकेंड। जब हम उनको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती हैं, तो उनकी सापेक्ष गति मीन्स रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अंतर करना पड़ता है उनका। और यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति के लिए क्या करना होता है, दोनों स्पीडों को जोड़ देना होता है। ठीक है। साथ ही साथ जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस, चूंकि अब यहां पर ट्रेनों की लंबाई ही दी हुई है, तो लंबाई अगर मीटर में है और आपने मीटर में बदला है तो मीटर में रखिए, यदि किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर में रखिए। ठीक है। चलिए मैं एक जल्दी से सवाल पढ़ देता हूं। 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। पीछे से आने वाली तेज गाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 2, 0.5, 1.5। ऐसे सवाल को करने के लिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, तो यहां पर आपको जो रिलेटिव स्पीड मिला 120 और 100 का डिफरेंस कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 20 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगी स्पीड। और डिस्टेंस के लिए क्या करना है, क्योंकि दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो 200 मीटर और 300 मीटर मिला के कितना हो गया, 500 मीटर। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और आपको निकालना है समय, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे स्पीड यानी 500 बटे 20 गुणा 5/18। जब इसे आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, सेकंड आएंगे। जो सेकंड आएंगे उसको 60 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। और मिनट कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 1.5 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल को जल्दी से हम इस प्रकार से कर लेंगे। ओके। एक सवाल बता देता हूं जिसमें की चीजें एक बार बढ़ती है, एक बार घटती है, या एक बार घटती है दोबारा बढ़ती है, तो उसका जो टोटल इफेक्ट होता है वो क्या होता है, जिसे आमतौर पर हम लोग नेट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो नेट इफेक्ट में क्या होता है कि आपने याद रखना है कि अगर कोई चीज बढ़ी है तो प्लस साइन से दर्शाते हैं, घटी है तो नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। तो एक सवाल पढ़ लेता हूं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये सवाल है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। साल के अंत में उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 25%, 21%, 24%, 32%। तो ऐसे सवालों को करने के लिए नेट इफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है, x + y + xy/100, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगाना है। इस फॉर्मूले में याद रखने वाली बात ये होती है कि बाहर परसेंटेज का निशान इसलिए लगाया हुआ है उन्होंने क्योंकि जो आपको x दिखाई दे रहा है वो x% था, जो y दिखाई दे रहा है वो y% था। तो इन सभी में से क्या किया उन्होंने, परसेंटेज को बाहर निकाल लिया, इसीलिए वो रह गया x + y + xy/100 और ब्रैकेट लगा के बाहर हम लगाते हैं परसेंटेज। ठीक है। तो जैसा कि 50% पहले कम हुआ वो -50 दिखाया जाएगा, बाद में 50% बढ़ गया तो वो 50 प्लस से दिखाया जाएगा, प्लस xy की जगह पे क्या होगा, -50 इंटू +50 डिवाइडेड बाई 100। तो दोनों जो जीरो हैं दोनों 50 के वो नीचे वाले 100 से कट जाएंगे और क्या होगा, प्लस के 50 से
माइनस का 50 कट जाएगा और 5 गुणा 5 25% का बदलाव उसके वेतन में होगा। तो ऐसे सवाल को इस प्रकार से जल्दी से कर लेते हैं। यदि इसमें एक और बदलाव दिया होता तो आप ये जो बदलाव आया है 25%, इसे पहले वाला और जो एक और तीसरा दिया होता है उनको भी इसी तरीके से इसी फॉर्मूले में रखकर जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक सवाल मेंसुरेशन का बता देता हूं जो कि एग्जाम में देखने को अक्सर ही मिल जाता है। तो ये सवाल इस प्रकार से है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है। जिस क्रम में उनका यहां उल्लेख हुआ है उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का मतलब पता है, सरफेस एरिया, या इसे हम कह देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 9:4, 2:3, 4:9, 3:2। देखिए, जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब दोनों तरफ हम वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब, तो जो R1 है उसको हम पहले वाले की मान लेंगे और नीचे वाले की R2 मान लेंगे। 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। तो यहां पर R1 R2 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 3 और 2 मिल जाएगी, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है और 2 का क्यूब 8 है। जबकि सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई से तो 4 पाई नीचे भी कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो करना क्या है, आपके पास 3 और 2 तो वैल्यू पहले मिल ही चुकी है, बस इनका स्क्वायर करना है। तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9:4 इसका सही आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सवालों को जल्दी से कर लेंगे। ओके, तो दीपोत्सव हर्षोल्लास का पर्व है। ऐसे में हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए प्रयास जारी रखिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई टिप्स गिफ्ट स्वरूप अवश्य ही आपको लाभान्वित करेंगे। नमस्कार।